अभी तक हमारी संस्कृति क्या है कि बॉल तो वो फेंकते हैं, पीछे हम भागते हैं। राजा जो वंशानुगत होता है इसलिए वो बुरा है। परिस्थितियों के हिसाब से उसी हिसाब से लड़ना पड़ेगा, जैसी परिस्थितियां जिस समय में पैदा हुई हैं। विश्व गुरु भारत को जो बोला जाता है, इसी वजह से बोला जाता है कि भारत जो है समानता की संस्कृति का संस्थापक है, और उसके संस्थापक जो है भगवान बुद्ध हैं। और वैसे धर्म बहुत सारे हैं, उनके समकालीन ही, चाहे जैन हैं, जो श्रमण संस्कृति की भी बात करी थी, तो जो श्रमण है, श्रमण का मतलब जो अपने श्रम के द्वारा उन्नति करते हैं, मेहनत के द्वारा उन्नति करते हैं, वो श्रमण होते हैं। तो भारत के जो लोग हैं वो श्रमण हैं, उन्होंने भारत का निर्माण किया है, संस्कृति का निर्माण किया है, भवन निर्माण किए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के, और सबको पूरे विश्व के लिए एक रास्ता दिखाया है। तो भारत धर्मगुरु है। और आज जो उनके बच्चे हैं, आज उनको किसी को दलित बोला जाता है, किसी को बैकवर्ड बोला जाता है, किसी को ओबीसी बोला जाता है, तो किसी को अल्पसंख्यक, इस तरह से उनको जो है इस तरह का जीवन जी रहे हैं वो लोग। तो इस तरह का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तो अगर उनको देखेंगे, उनकी बात तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भगवान बुद्ध के बीच में एक संत काल आता है, जिसके लिए भक्त काल बोलते हैं। तो जो संत हैं, जो उसके आधार पर जो सिख संस्कृति का निर्माण हुआ है भारत के अंदर, जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई है, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो सारे संतों का आपको संकलन मिल जाएगा। उसके अंदर जो बाणियाँ हैं, तो बाणी नहीं है, वो बाण है, और वो समानता की संस्कृति का निर्माण करती हैं। वो भी श्रमण संस्कृति के अंदर ही आता है। तो इसी तरह से आज भले ही जैन का जो परिष्कृत रूप अलग हो गया हो, वो ब्राह्मण धर्म का भले ही उसको अंग मानते हो, लेकिन वो श्रमण संस्कृति का ही अंग है। और ये जोगी जो संस्था है, जोगी भी मतलब श्रमण संस्कृति का ही अंग है, उसी में से निकला हुआ है। लेकिन उनको कौन आत्मसात कर रहा है? चूँकि हम कमज़ोर हो गए हैं तो उसको दूसरे लोग ले जा रहे हैं अपने घर में, लेकिन वो हमारी संस्कृति का अंग है। हमें श्रमण संस्कृति का पुनर्निर्माण करना हम लोगों का मेन उद्देश्य है। तो श्रमण संस्कृति का हम कैसे निर्माण करें, और उसका जो आधार बिंदु है, उसका केंद्र बिंदु है, वो बुद्धिज्म है। उसमें इस्लाम भी उसी का मानवता की संस्कृति का निर्माण करता है, और मतलब क्रिश्चियनिटी भी उसकी मानवता की संस्कृति का निर्माण करती है। और बाकी जो भारत के धर्म हैं वो तो सब करते ही हैं मानवता की संस्कृति का निर्माण। तो अगर हम उनको सबको भाईचारा पैदा करने के लिए हमें अपना दिल जो बड़ा करना पड़ेगा। पहले तो हम बड़े होंगे तभी तो दिल को बड़ा करेंगे। तो पहले हम जब 3 संस्थाओं को इकट्ठा नहीं कर सकते तो हम 100 संस्थाओं को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? इसलिए हमने पहले संस्कृति का पहले निर्माण करना शुरू कर रहे हैं धीरे से। पहले 3 इकट्ठे हो, फिर 13 इकट्ठे हो जाएंगे, फिर 300 इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए, चाहे कहीं से हो। मेरे दिल में नहीं, चाहे तेरे दिल में सही, आग तो जलनी चाहिए। तो आग जो है जल रही है, चाहे छोटी सी चिंगारी होती है। आज जो समानता की संस्कृति का निर्माण कैसे होगा, हमें इस पर विचार करना चाहिए। समानता की संस्कृति क्या है? ये तो बहुत सारी चीज़ें, हम रात भर लगे रहेंगे, नहीं पूरा होगा। लेकिन कैसे निर्माण होगा ये करना चाहिए। अभी तक हमारी संस्कृति क्या है कि बॉल तो वो फेंकते हैं, पीछे हम भागते हैं। बॉल जो है, असमानता की संस्कृति जिन्होंने पैदा की है, वो बॉल बनाते हैं और अपनी बॉल फेंकते हैं, और उसके पीछे फिर हम भागते हैं। हमारा दोष ये है, मतलब मुद्दे वो तय करते हैं, और मतलब हम जो है उस पर विवाद पैदा करते हैं। या तो उसके प्रतिरोध में जाएंगे तब भी उन्हीं का फायदा है, अगर उसके समर्थन में जाएंगे तब भी उन्हीं का फायदा है। हमारी बॉल तो आई ही नहीं। हमें यह सीखना पड़ेगा कि हमें मुद्दे का निर्माण करना है। समानता की संस्कृति का हम निर्माण करने जा रहे हैं। विरोध करेगा उससे भी हमारा फायदा होगा, हमारा समर्थन करेगा उससे भी हमारा फायदा होगा, पर चर्चा तो होनी चाहिए। चर्चा में क्या होता है? कुछ पैसे का खर्चा होता है, कुछ समय का खर्चा होता है। जब तक खर्चा नहीं होगा तब तक चर्चा नहीं होगी। तो इस समय भी खर्च करना पड़ेगा, अपने घर में से बाहर निकलना पड़ेगा, और थोड़ा सा जेब भी ढीली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। चर्चा हो जाएगी और आपका मुद्दा बन जाएगा। कुछ लोग पीछे भागेंगे, कुछ लोग आगे भागेंगे, लेकिन मुद्दा तो आपका ही चलेगा। तो इसलिए राजनीति जो चलती है बिना संस्कृति के कभी नहीं चल सकती। बिना संस्कृति के कोई राजनीति नहीं चल सकती। और जो भी चाहते हैं कि भाई राजनीति हमें चलानी है और वो संस्कृति में बात नहीं करना चाहते, तो राजनीति उनकी नहीं चल सकती। तो इसलिए हमें राजनीति चलानी है तो हमें संस्कृति पे बात करनी पड़ेगी। और असमानता की संस्कृति सिर्फ 2 लोगों ने पैदा की है,
और दो के पीछे एक है। एक क्या है? वंशानुगत संस्था। वंशानुगत संस्था, जो वंश के आधार पर संस्थाएं बनी हैं, उसमें एक तो राजा बना, तो राजा ने राजनीति का निर्माण किया। राजा की बनाई हुई राजनीति असमानता पर आधारित होती है, तो उसको खत्म किया कि नहीं किया? पूरे विश्व में राजाओं के खिलाफ आंदोलन चला और लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये राजाओं के खिलाफ क्रांति थी, लोकतंत्र की स्थापना। तो राजा जो वंशानुगत होता है, इसलिए वो बुरा है, और वंशानुगत जो धर्म जिसने चलाया वो बुरा है। ब्राह्मण ने धर्म बनाया, उसका मालिक ब्राह्मण ही रहेगा, उसका शंकराचार्य भगवान वही बनेगा, ब्राह्मण ही बनेगा। तो अगर पैदा होते ही उसमें योग्यता पैदा हो जाए, ऐसा कोई साइंस नहीं है अभी तक। योग्यता तो सबके अंदर होती है, सबके अंदर मतलब प्रज्ञा होती है, लेकिन उसको जो है धीरे धीरे उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसा उसका विकास होता है। तो भगवान बुद्ध का धर्म तो वो भी है, लेकिन उस धर्म में कोई ऐसा नहीं है कि पैदा जिसकी कोख से होगा, एक ही समुदाय ने उस पर कब्जा कर लिया हो, एक ही आदमी ने कब्जा कर लिया हो। तो ना तो वहाँ पर राजतंत्र है और ना वहाँ पर परिवार तंत्र है। बुद्धिज्म में और मतलब उसमें क्या फर्क है? कोई भी धर्म बुरा नहीं है, लेकिन अगर किसी धर्म के ऊपर कोई समुदाय कब्जा कर लेता है या कोई धर्म कब्जा, एक क्या नाम है, व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो वो बुरा है। राजा ने जैसे राजतंत्र के ऊपर कब्जा कर लिया, और धर्म के ऊपर किसी एक विशेष जाति ने या विशेष समुदाय ने कब्जा कर लिया, तो ये यहाँ से असमानता पैदा हो जाती है। अगर इसी तरह से चाहे मतलब कोई भी पार्टी हो, भारत के अंदर राजनीतिक पार्टी बन रही है, उस राजनीतिक पार्टी पे ऊपर भी अगर किसी परिवार ने कब्जा कर लिया है, अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो वहाँ से जो असमानता की संस्कृति का जन्म हो जाता है, वहाँ आपको अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसलिए राजतंत्र में और लोकतंत्र में राज जो है राजनीतिक पार्टी के हाथ में आता है, एक परिवार के हाथ में नहीं आता। और राजनीतिक पार्टी के ऊपर अगर परिवार कब्जा कर लेता है, तो वो पार्टी जो है राजतंत्र से ज्यादा खतरनाक है। वो एक तरह का राजतंत्र पैदा कर दिया उसके लिए, तो वो असमानता की संस्कृति है। तो हमें तो परिस्थितियों के हिसाब से, उसी हिसाब से लड़ना पड़ेगा जैसी परिस्थितियां जिस समय में पैदा हुई हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के समय में परिस्थितियां थीं, वो परिस्थितियां आज नहीं हैं। जो भगवान बुद्ध के समय में परिस्थितियां थीं, वो परिस्थितियां आज नहीं हैं। जो परिस्थितियां संतों के समय में थी, वो इस्लामिक उसके खिलाफ लड़ते थे, वो परिस्थितियां आज नहीं हैं। आज परिस्थितियां दूसरी हैं। हमें किससे लड़ना पड़ेगा आज और कैसे लड़ना पड़ेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी अलग हमें अपनानी पड़ेगी। तो ये जो युग आए हैं, बुद्ध का समय आया तो अलग तरह की लड़ाई थी, और जब उसके बाद संतों का समय आया तो अलग तरह की लड़ाई थी। जब मतलब ज्योतिबा का फुले आया तो समय आया तो दूसरे तरह की लड़ाई थी। जब अम्बेडकर का समय आया तो दूसरे तरह की लड़ाई थी। तो आज जब काशीराम जी का समय आया तो काशीराम ने दूसरे तरह की लड़ाई लड़ी, लेकिन सब लड़ाइयाँ एक सी थी। और सबके बीच में मजे की चीज़ ये है, केंद्र बिंदु श्रमण था। श्रमण ने लड़ाई लड़ी, पांचों लड़ाइयाँ श्रमणों ने लड़ी, और पांचों किसान थे। और आज भी मुझे एक संदेश नजर आ रहा है, जो किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं, ये श्रमण लोग हैं, ये किसान लोग हैं। जो भगवान बुद्ध थे वो ये हैं जो आज किसान बैठे हुए हैं। ये किसान एक क्रांति का प्रतीक हैं, और ये बड़ी क्रांति आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें आंख बंद करके इन किसानों का समर्थन जिस दिन कर देंगे, तो ये किसान क्रांति जन क्रांति बन जाएगी। और कोई माई का लाल कितना भी बड़ा डिक्टेटर हो, इस आंदोलन को नहीं रोक पाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये बात। और धीरे धीरे ये जो क्रांति है बनती चली जा रही है, और इसके बाद में बड़ा परिवर्तन होगा, ऐसा संदेश नजर आ रहा है। तो ये इसलिए मैं ये सामाजिक समानता की जो बात है, इसकी जो चर्चा आज की गई है, बहुत ही सारगर्भित मतलब चर्चा हुई है। और ज़्यादा लोगों को मतलब परमिशन मिली थी 50 लोगों की, लेकिन हमने यहाँ पर देखा तो 70 लोग से ज़्यादा उपस्थित हुए। तो 70+ मतलब लोग आए, लेकिन फिर भी कभी थोड़े आए थोड़े चले गए, लेकिन स्ट्रेंथ मतलब 50 की बनी रही। और ये बहुत बड़ी आज के कोरोना काल के समय में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर कोई बूंद भी आती है तो यही बहुत बड़ी चीज़ है, उससे ही प्यास बुझती है।
तो लेकिन ये आपके 7 लाख लोग जो हैं आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। ये एसएम न्यूज़ में 7 लाख सब्सक्राइबर हैं और 7 लाख लोगों के पास में डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है ये प्रोग्राम यहाँ से। तो ये जो न्यूज़ चैनल है, ये जो मीडिया है, आप देखिए थोड़े से लोगों को हमने एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा 7 लाख लोगों तक पहुँचा दिया और फिर ये यूट्यूब चैनल पे जाएगा और फिर चलता रहेगा, काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा और आपकी बात पूरे देश में फैल जाएगी। हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे एक जगह सेंटर हो लेकिन बात आपकी पूरे देश के अंदर फैलनी चाहिए और हर जिले में, हर तहसील में इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम अगर चल जाएंगे 1000 तो आपके कितने लोगों की संस्थाएं मतलब जो इससे जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से एक हम लोगों ने आज चिंगारी की शुरुआत की है, एक क्रांति की शुरुआत की है और इसको जो है हमें आग बनाना है और इसके लिए हमें अपना एक तरह हमारा कल्चर का प्रोग्राम चलेगा, दूसरी तरह से जो किसानों का आंदोलन है उसके लिए हमें अपील करनी पड़ेगी सभी लोगों से अपने अपने माध्यमों के द्वारा कि उनको भारी समर्थन मिले और उसके बाद में अपने आप ऐसी राजनीतिक क्रांति होगी जिससे परिवर्तन होगा और आपके संविधान की भी सुरक्षा उससे हो सकेगी, क्योंकि राजनीतिक मतलब जो परिवर्तन होगा उससे ही संविधान की सुरक्षा आपकी होगी। और संविधान जो है हमारा एक संरक्षक है, जैसा कि IR सिंह साहब ने बोला कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और संविधान जो है हमारी रक्षा करेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।